हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशरी वर्ल्ड। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सपना होगा कि हम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लॉ में कंप्लीट करने के बाद सीधे के सीधे जाएंगे और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा सपना बहुत सारे बच्चों का होता है और अनफॉर्चुनेटली इस सपने के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली बार काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 13 अप्रैल को, और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि अगर आपको एनरोलमेंट कराना है दिल्ली बार काउंसिल के अंदर तो उस एनरोलमेंट के लिए आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा, और आधार कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का होना चाहिए या फिर दिल्ली एनसीआर का होना चाहिए। अब दिल्ली या दिल्ली एनसीआर का आपका आधार या वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन यानी एनरोलमेंट नहीं करा पाएंगे दिल्ली बार काउंसिल के अंदर। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, या फिर अगर आप किसी और कोर्ट में दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अब इससे बहुत सारे बच्चों के सपने टूटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा अल्टीमेटली? क्या आपके सपना टूटेगा या फिर बरकरार रहेगा? क्या आप प्रैक्टिस कर पाएंगे? इसी बात को समझते हैं। तो आपकी तरह ही बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो हमारे साथ गलत है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो ऐसे में क्या किया गया, एक स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लॉ सेंटर की रजनी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में और इस ऑर्डर को, इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। अब इस नोटिफिकेशन के चैलेंज के बाद क्या हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में? सबसे पहले तो भाई क्लैरिफिकेशन मांगा गया स्टेट बार काउंसिल से, और इसके बाद बीसीआई से भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी उनका क्लैरिफिकेशन मांगा गया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दो अहम बातें कोर्ट के सामने रखी। पहली कि उन्होंने बाकी स्टेट बार काउंसिल से पता किया, उन्होंने रिपोर्ट मांगी वहाँ के क्या किसी चेयरमैन ने, किसी स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ने या कोई अथॉरिटी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके जरिए कि सिर्फ वहाँ के उसी स्टेट के रेजिडेंट ही वहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो ये बताया गया बीसीआई के द्वारा कि 14 स्टेट से ये रिपोर्ट मांगी गई थी, क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, और बीसीआई को ये पता चला कि और किसी स्टेट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। यानी कि अगर आप किसी और स्टेट में रजिस्ट्रेशन अपना कराना चाहते हैं किसी और बार काउंसिल में तो आप वहाँ करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, यूपी में मेरा रेजिडेंस है, तो मैं एमपी में अगर कराना चाहता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन तो मैं एमपी में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। सब्जेक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी मुझे पूरी करनी है वो करनी चाहिए, जो भी एनरोलमेंट फीस है वो सबमिट करना चाहिए, मेरा एनरोलमेंट वहाँ हो जाएगा और मैं एमपी के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ बार एसोसिएशन से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली बार काउंसिल के नोटिफिकेशन के बाद लोग अब वहाँ पे एनरोलमेंट नहीं करा पाएंगे जो आउटसाइड ऑफ द स्टेट है। बीसीआई ने इस बारे में और क्या बताया? ये बताया कि भाई देखिए, ऐसा तो हमने कहीं मैंडेट नहीं किया है। इसके साथ साथ अगर आप एनालाइज करें कि जो बीसीआई एग्ज़ाम कराता है, एआईबी, वो कराता है ऑल इंडिया लेवल पे, और बीसीआई आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है। उस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से आप एलिजिबल होते हैं कि आप किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में जहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन आपका उसके बाद ही कंफर्म होता है। इससे पहले आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो नोटिफिकेशन है दिल्ली का, ये डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं, तो ये प्राइमा फेसी डिस्क्रिमिनेटरी लगता है कि रेजिडेंस के बेसिस पे क्या इस तरीके का डिफ्रेंसिएशन, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्या ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या नहीं? आर्टिकल 16 के अंदर, या फिर मैं बात करूं आर्टिकल 19 की, तो आपके आर्टिकल 19G के यानी ट्रेड राइट, ट्रेड के, ऑक्यूपेशन के, प्रोफेशन के फंडामेंटल राइट को क्या ये वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या रेजिडेंस के बेसिस पे इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं या नहीं लगाई जा सकती हैं? ये सारे क्वेश्चंस ही अभी हाई कोर्ट को डिटरमाइन करने हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप दो चीज़ें देख सकते हैं, बार काउंसिल का नोटिफिकेशन देख सकते हैं और उसके साथ वो क्लैरिफिकेशन जो बीसीआई ने हाई कोर्ट के समक्ष, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन क्लैरिफिकेशंस के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरा इशू क्या है और इशू के बाद अभी सिचुएशन क्या है। अब फाइनल जजमेंट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट देगा, और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही पोजीशन क्लियर होगी। आपका क्या इस बारे में विचार है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें भी ये लगता है कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट के साथ वॉयलेशन है, क्योंकि अभी तक की ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं रही थी। प्लस अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी को बार काउंसिल में प्रैक्टिस करने से ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, तो ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट में है। ये ना सिर्फ आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 14 का भी वॉयलेशन है। बट स्टिल
हाई कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या समझता है और किस ग्राउंड्स पे समझता है, क्या उसका अल्टीमेट जजमेंट आता है, ये तो बात की बात है। और ऑब्वियसली हमें तो डिपेंड करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा कि इस मैटर में हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट क्या जजमेंट देता है या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है। क्योंकि इसमें अगर फ्यूचर में बातें अपील में गई तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ना कुछ इसमें ओपिनियन देना पड़ेगा। यस, यहाँ पे दो इश्यूज ज़रूर हैं कि एक तरफ वहाँ के लोगों के राइट्स हैं, जो लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आने के बाद क्राउड बढ़ता जाता है। आप अगर देखें अमूमन तो 20 से 30% हर साल एनरोलमेंट्स नए होते हैं जो लोग बाहर से हैं, बाहर आउट ऑफ द स्टेट हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक लॉ स्कूल में 100 बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, जिसमें से कि 50 बच्चे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो उन 50 में से आप ये मान के चलें कि 15 से 20 बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ अपना रुख करेंगे, दिल्ली जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो अल्टीमेटली उनका एनरोलमेंट भी दिल्ली बार काउंसिल के अंदर होगा। अब इससे वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके राइट के ऊपर भी इफेक्ट होता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। तो क्या इस तरीके का रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है? अब ये तो अगेन मैटर सब जुडिस है, तो इसको हम देखते हैं कि हाई कोर्ट किस तरीके से डिसाइड करता है। टिल देन आपके क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप इससे क्या समझते हैं, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।